ना फेक। प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज आखिरी दिन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगी। गयाना और सूरीनाम के राष्ट्रपति से भी मुलाकात का कार्यक्रम। लोगों की आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है वित्तीय समावेशन। कोलकाता में G20 वर्किंग ग्रुप की बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, समान अवसरों और समावेशी विकास का हिमायती है भारत। आज जोशीमठ के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम। विशेषज्ञों की देखरेख में आज से शुरू होगा असुरक्षित भवनों को ढहाने का काम। बिल्डिंग गिराने से पहले लोगों को निकालने का काम जारी। उत्तर भारत में बर्फीली हवाओं के साथ कोहरे की दोहरी मार। भटिंडा और आगरा समेत कई शहरों में दर्ज की गई जीरो विजिबिलिटी। खराब मौसम के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात पर बुरा असर। और गुवाहाटी में आज दोपहर 1:30 बजे खेला जाएगा श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच। रोहित शर्मा की कप्तानी में उतरेगी टीम इंडिया। चोट के कारण बुमराह सीरीज से बाहर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ, जो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। जोशीमठ में जमीन धंसने के मामले को लेकर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 16 जनवरी को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता की ओर से सीजेआई के सामने याचिका पर फौरन सुनवाई की मांग कल की गई थी, जिसके बाद आज सीजेआई ने कहा कि लोकतांत्रिक देश में हर मामले को सुप्रीम कोर्ट लाने की जरूरत नहीं है। जनता द्वारा चुनी गई कई संस्थाएं हैं जो इस मामले को देख सकती हैं। तो ऐसे में विकास सारथी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास का रुख करते हैं। विकास, क्या अहम पॉइंट्स अभी तक इसमें रखे गए हैं और आगे की रूपरेखा क्या हो सकती है? जनहित याचिका उन्होंने हाल ही में दायर की और उन्होंने केंद्र सरकार और एनडीएमए से ये कहा था कि वहां पर। विकास, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो हेलो। तो विकास से हम आप संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें काफी बड़ा मामला है ये, और ऐसे में आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है उस पर अब आगे की जो बात निकलकर सामने आएगी, क्योंकि जिस तरह से जोशीमठ में जमीन धंसने का जो ये मामला है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट लाने की जरूरत नहीं है, और ये कहना है सीजेआई का। तो 16 जनवरी को अब इसमें सुनवाई होगी और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई किस तरह से हो सकती है उसको लेकर यहां पर बड़ी एक बात निकलकर सामने आएगी। तो विकास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या बड़े पॉइंट, क्या अहम पॉइंट्स अभी तक रखे गए हैं और आगे की रूपरेखा क्या हो सकती है? गौरव, ये जनहित याचिका शंकराचार्य की तरफ से दाखिल की गई थी और उन्होंने ये मांग की थी कि केंद्र सरकार और एनडीएमए ये सुनिश्चित करे कि जो प्रभावित परिवार हैं उनको ठीक तरीके से शेल्टर मिले, उनको मदद दी जाए, और जो जिन घरों में दरारें आई हैं जो अब रहने लायक नहीं रहे हैं उनको उनकी जगह पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था इन लोगों को दी जाए। इसके अलावा एक और मांग यहाँ पर जनहित याचिका में ये भी की गई कि बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं इस पूरे इलाके में। जोशीमठ मंदिर तो अपने आप में चर्चित है ही, उसको सब जानते ही हैं, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे इस तरह के पुराने मंदिर हैं या पुराने स्मारक हैं, उनके प्रोटेक्शन को लेकर के भी पर्याप्त कदम उठाए जाएं, ये मांग यहाँ पर की गई थी। हालांकि जैसा आपने भी दोहराया कि चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि जरूरत नहीं कि हर बात को सुप्रीम कोर्ट तक ले आया जाए। इसको लेकर के चुनी हुई सरकार है जो कि उपयुक्त कदम उठा सकती है, इसीलिए पूरा इंतजार करें। जन सुनवाई की जो मांग की जा रही थी उस पर सीजीआई ने कहा कि आप पहले सरकार को अपना काम करने दें। हालांकि 16 जनवरी के लिए वहां पर फिक्स कर दिया गया है। अब गौरव होगा ये कि अगर जो कदम है पर्याप्त है, वो कोर्ट को लगेगा कि पर्याप्त कदम उठाए जा चुके हैं, तो वो मामले का निपटारा कर देगी। और अगर कहीं पर याचिकाकर्ता इस बात को उठा पाने में कामयाब रहते हैं कि भाई उतना
ध्यान नहीं दिया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें किसी तरह का दखल देगा। लेकिन अगर कोर्ट संतुलित रहा, अभी तक के जो भी इवैक्यूएशन प्रोसेस था या जो भी वित्तीय सहायता या शेल्टर देने की जो कदम उठाए गए हैं, तो कोर्ट मुमकिन है कि इसका निपटारा कर दे अगली सुनवाई। ऐसे में विकास 16 जनवरी को जो सुनवाई की बात सामने आ रही है, तो अगर यहाँ पर जो कोर्ट है वो इस बात को देख पाएगा कि अगर वहां पर सारी व्यवस्थाएं तरीके से चल रही हैं, तो क्या ये सुनवाई नहीं होगी या ये सुनवाई तब भी जारी रहेगी? बिल्कुल ऐसी स्थिति में गौरव अक्सर कोर्ट क्या करता है, कोर्ट ये इस बीच में स्पष्ट है कि अगली सुनवाई पर राज्य सरकार के वकील भी मौजूद रहेंगे और तब ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि क्या क्या वहां पर कदम उठाए गए हैं। कई बार कोर्ट ये करता है कि मामले को कहता है कि हम निपटारा कर रहे हैं और किसी आगे की कोई किसी तरह की कोई मांग है या कोई शिकायत है, तो या तो वो हाईकोर्ट जा सकते हैं, उसको उठा सकते हैं, इसके लिए राज्य सरकार स्वतंत्र है, या वो सुप्रीम कोर्ट में दोबारा आ सकते हैं। ये 2-3 विकल्प सुप्रीम कोर्ट के पास होते हैं ऐसे मामले। लेकिन जो बात यहाँ पर रखी गई सीजीआई की तरफ से वो काफी महत्वपूर्ण है और इसके अलावा हाई कोर्ट का भी दरवाजा इसमें खटखटाया जा सकता था। हालांकि अगर हम वहां की स्थितियों की बात करें जोशीमठ की, तो वहां पर केंद्र सरकार की पैनी नजर है और साथ ही साथ राज्य सरकार भी तमाम कदम उठा रही है। बिल्कुल गौरव, ये सारी जानकारियां हमने बात करें तो कोर्ट को भी मिलती हैं। कोर्ट की कहीं ना कहीं जो इनपुट आते हैं, चाहे वो मीडिया के जरिए चाहे वो अखबारों के जरिए हो, कोर्ट तक भी पहुंचते हैं कि किस तरह की कार्रवाई चल रही है, वहां पर क्या क्या विकल्प मौजूद है सरकार के पास और क्या किया जा रहा है। तो अक्सर इस वजह से भी कोर्ट को आप कह सकते हैं कि शायद जो अभी तक के कदम उठाए गए हैं वो काफी लग रहे हैं और इसीलिए तुरंत कम से कम अर्जेंट किसी तरह का इंटरफेरेंस कोर्ट ने मना कर दिया है। हालांकि जैसे कि 16 जनवरी को जब दोबारा मामले की सुनवाई होगी तो और बेहतर तरीके से चीजें सामने आ जाएंगी कि अभी तक राज्य सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, एनडीए में वहां पर किस तरह से सक्रिय भूमिका निभा रही है और क्या सुप्रीम कोर्ट को इस याचिका को सुनने की जरूरत है भी या नहीं, या इस मामले का निपटारा किया जा सकता है। इस याचिका की अगर हम बात करें तो क्या क्या पॉइंट्स इसमें सबसे महत्वपूर्ण नजर आ रहे हैं जिस बात पर 16 जनवरी को आगे की सुनवाई हो सकती है? देखिए, इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, सबसे पहला शंकराचार्य जी की तरफ से ये मांग की गई थी कि प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द राहत दी जाए, उनके रहने की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, उनको वित्तीय सहायता दी जाए, जहां घरों का पुनर्निर्माण हो सकता है वहां किया जाए और अगर खतरनाक जगह है तो लोगों को कहीं शिफ्ट किया जाए। दूसरी बात ये थी कि जो मंदिर हैं और प्राचीन स्मारक हैं इस इलाके में, उनके प्रोटेक्शन को लेकर के पर्याप्त कदम उठाए जाएं। और तीसरा, जो वहाँ बहुत सारे डेवलपमेंट एक्टिविटीज चल रही हैं, चाहे वो हाइड्रो प्रोजेक्ट हो या दूसरे टनल वगैरह बनाए जाने की जो प्रक्रिया चल रही है, इसकी भी स्टडी हो, इसका भी अध्ययन हो, इसकी समीक्षा हो समय समय पर, इस तरह की मांग। विकास, जो बातें जो पॉइंट्स आपने गिनाए हैं, लगातार सरकार उस पर काम भी करती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं माने जो 16 जनवरी को सुनवाई होनी है उसमें ये सब जो बातें हैं वो भी प्राथमिकता के साथ रखी जाएंगी। बिल्कुल, इन्हीं बिंदुओं पर राज्य सरकार अपनी बात रखेगी कि कितने परिवार प्रभावित हैं, उनमें से कितनों को अलग वैकल्पिक जगह पर बसा दिया गया है, कितने घर ऐसे हैं जो जिनको रिपेयर करने के बाद या जिनका पुनर्निर्माण के बाद वहाँ लोग रह सकते हैं, क्या वो सुरक्षित हैं। तो बड़ा आंकड़ा है, उसको राज्य सरकार उम्मीद की जाती है कि अगली सुनवाई पर रखेगी। इसके अलावा मंदिरों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं उसकी भी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। और जहां तक प्रोजेक्ट की बात है, हाइड्रो प्रोजेक्ट वगैरह की, इसको लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार किस हम कहें सुझाव के साथ या किस प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के साथ सामने आती है, वो तो अगले तारीख को ही पता चलेगा। बिल्कुल, प्रकृति को लेकर भी तमाम बातें हैं, तो ऐसे में क्या सुप्रीम कोर्ट का ध्यान हो सकता है कि इस तरह की जो वो और ज्यादा खराब ना हो? लगता है विकास से संपर्क टूट गया है। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया विकास, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां विकास हमारे साथ साझा कर रहे थे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है, सीजीआई ने जो बात कही है, वो काफी महत्वपूर्ण है और ऐसे में 16 जनवरी को आगे की सुनवाई होगी और उसी दौरान देखा जाएगा कि जोशीमठ में जिस तरह की स्थितियां हैं उससे पार पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या स्टेप उठाता है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ में असुरक्षित भवनों को ध्वस्त करने का निर्णय लिया है। जमीन धंसने की समस्या का सामना कर रहे इस शहर को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इनमें से एक खतरे वाला, दूसरा मध्यवर्ती और तीसरा पूरी तरह से सुरक्षित क्षेत्र है। संभावित खतरे के आधार पर क्षेत्रों का विभाजन किया गया है। जोशीमठ को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किए जाने के बाद यह कदम उठाया गया। जिन भवनों को सबसे अधिक नुकसान हुआ है उन्हें गिरा दिया जाएगा। प्रशासन खतरे वाले और मध्यवर्ती क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर रहा है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की की टीम की देखरेख में आज असुरक्षित भवनों को गिराने का काम शुरू किया जाएगा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक टीम आज जोशीमठ का दौरा करेगी और इससे पहले जल शक्ति मंत्रालय की एक टीम भू धसाव प्रभावित इलाके का जायजा ले चुकी है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चमोली के अनुसार जोशीमठ टाउन इलाके में कुल 678 इमारतों में दरारें पड़ गई हैं। सुरक्षा कारणों से अब तक कुल 81 परिवारों को अस्थायी रूप से विस्थापित किया गया। वहीं एसडीआरएफ की मदद से लोगों के सामान को दूसरी जगह पर स्थानांतरित किया जा रहा है। प्रशासन ने असुरक्षित भवनों पर लाल निशान लगा दिए हैं। लाल निशान का मतलब है कि ये भवन रहने लायक नहीं है, लिहाजा लाल निशान लगे भवनों से लोगों को निकालने का काम तेजी से चल रहा है। लाल निशान लगे ऐसे ही भवनों का ग्राउंड जीरो से जायजा लिया संवाददाता नीरज सिंह ने। जोशीमठ के हम मनोहर बाग वाले इलाके में हैं और जिन घरों में दरार आई है, जो डेंजरस जोन में है, उनके हालात किस तरह से हैं ये आप ये देखिए। ये एक मकान है और जो किस तरीके से दरारों से भरा हुआ है, कभी भी ये मकान गिर सकता है। प्रशासन ने क्रॉस के निशान लगा दिए हैं। ये क्रॉस के निशान अगर आप देखें, इसका मतलब ये है कि ये मकान अब रहने लायक नहीं है, डेंजर जोन में है। और आपको दूसरे कमरे की स्थिति हम दिखाते हैं और ये हम लोगों के लिए भी खतरनाक है, हमारे पूरी टीम के लिए, क्योंकि आप ये देखें कि किस तरह की स्थिति है इन मकानों की और जो दरारें हैं वो कितनी चौड़ी दरारें हैं। प्रशासन अब कह रहा है कि तुरंत इन लोगों को जो अपने मकान है, खासतौर से मनोहर बाग में, उनको यहाँ से निकल जाना चाहिए, शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये मकान कभी भी ढह सकते हैं, कभी भी गिर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये एक और मकान जिस पर क्रॉस का निशान लगा हुआ है और इस मकान का पूरा जो बेसमेंट है वो तबाह हो गया है। रोपवे का जो आपको वायर दिखाई दे रहा है, ये रोपवे का वायर है और यहाँ पर जो ओली के लिए जो रोपवे जाता है उसका पिलर है, पहला पिलर है और यही कारण है कि इस रोपवे को भी बंद किया गया है। ये पूरा का पूरा जो इलाका है वो एकदम कह सकते हैं कि तहस नहस हो गया है बिल्कुल दरारों से। और यही कारण है कि अब लोग जल्द से जल्द यहाँ से शिफ्ट हो जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। और कुछ लोगों से हम बात कराने की कोशिश करते हैं। पूरा मकानी डैमेज समझो, पीछे से लेके आगे तक सब जगह क्रैकिंग काफ़ी ज़्यादा आ गई है। इसी वजह से हमें प्रशासन ने बोल दिया था कि समय पे इस मकान को खाली कर दीजिए, वरना हम सीज कर लेंगे। अभी आप कहाँ शिफ्ट होकर जा रहे हैं? देखिए, हम ये अपना जितना सामान है ये अपने रिश्तेदार के यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं और हमको तो इन्होंने एक रूम दिया हुआ है। आप लोग किस जगह आप लोग शिफ्ट हुए हो? शिफ्टिंग का वगैरह जो प्रशासन ने किया है, जीएमबीएन वगैरह, सैलजा जो गेस्ट हाउस वगैरह हैं, उनकी व्यवस्था की हुई है। हल्की फुल्की दरारें सबकी मकानों पे आती रही थी। ये 4-5 महीने पहले थोड़ी थोड़ी आई और अचानक से 1 महीने पहले ज़्यादा बढ़ गई है और इतनी बड़ी कि मुझे लगता है कि रहना भी पॉसिबल नहीं है मकानों में। प्रशासन लगातार बार अपील कर रहा है कि जो लोग डेंजर जोन में है या ऐसे मकानों में है जहां पर रहने लायक स्थिति नहीं है, वो तुरंत उस मकान को खाली कर दें और उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था प्रशासन कर रहा है। कैमरामैन संदीप के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, जोशीमठ। तो हालात क्या हैं ये साफ तौर पर तस्वीरें बयां कर रही हैं। छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, जल्द लौटते हैं।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं खबरों में और आपको बता दें कि इंदौर में चल रहे 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज आखिरी दिन है और आज समापन सत्र की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। राष्ट्रपति के हाथों आज प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा प्रवासी भारतीय सम्मेलन से अलग गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। इस साल प्रवासी भारतीय सम्मेलन का मुख्य विषय है भारतवंशी अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार। वित्तीय समावेशन पर वैश्विक साझेदारी के G20 वर्किंग ग्रुप की बैठक का कोलकाता में आज दूसरा दिन है। सम्मेलन का पहला दिन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित था, तो आज दूसरा दिन फाइनेंस लिटरेसी के नाम है। केंद्रीय मंत्री जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा G20 की प्लेनरी सेशन में मुख्य अतिथि हैं, जिन्होंने आज बैठक से पहले कई महत्वपूर्ण बातें कहीं। मुंडा ने कहा कि लोगों की आर्थिक तरक्की के लिए वित्तीय समावेशन बेहद जरूरी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस बार की G20 की थीम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है, जो कि विश्व स्तर में भारत बहुत अधिक तरीके से चरितार्थ करता है। इस 3 दिवसीय आयोजन का मुख्य फोकस वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने, वित्तीय साक्षरता उपलब्ध कराने और विदेशों से धन भेजने की लागत में कमी लाने पर है। G20 theme, one earth, one family, one nature, emanates from this belief through G20 presidency. The Indian vision is to promote a universal sense of oneness and to work together to shape a new paradigm. और आइए अब नजर डालते हैं कोरोना संक्रमण के ताजा आंकड़ों पर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 121 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 172 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.8% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.11% और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 0.07% दर्ज किया गया। देश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की कुल संख्या 2319 है। और वहीं देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 220 करोड़ से अधिक टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 56,829 कोविड रोधी टीके लगाए गए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज नई दिल्ली में पार्टी महासचिवों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने और पार्टी की अगली रणनीति बनाए जाने की संभावना है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पूर्व होने वाली इस बैठक को संगठनात्मक तैयारियों की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आईसीआईसीआई बैंक वीडियोकॉन ऋण धोखाधड़ी मामले में आज आईसीआईसीआई की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और दीपक कोचर आज मुंबई की बायकुला जेल से रिहा हो गए। कल बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईसीआईसीआई बैंक वीडियोकॉन ऋण धोखाधड़ी मामले में सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद चंदा कोचर और दीपक कोचर को न्यायिक हिरासत से रिहा करने की अनुमति दे दी थी। दोनों को 23 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। और उधर जामनगर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग किए गए विमान के सभी यात्रियों को उसी फ्लाइट में गोवा भेजा जा रहा है। जामनगर के कलेक्टर डॉक्टर सौरभ पारदी ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि फ्लाइट की जांच करने के बाद ही पता चला है कि ये होक्स मेल था। दरअसल बम की खबर के बाद मॉस्को से गोवा आ रहे एक चार्टर्ड विमान की देर रात गुजरात के जामनगर में आपात लैंडिंग कराई गई थी। विमान में सवार सभी 236 यात्री और क्रू सदस्यों को सुरक्षित निकालने के बाद पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने विमान की जांच की। सुरक्षा एजेंसियों ने 9 घंटे तक एयरपोर्ट की घेराबंदी की थी।
फ्लाइट एंड सभी जो चेक करने के बाद यही है कि ये हॉक्स मेली था। ही टुक गुड केयर ऑफ देम एंड हमने इंश्योर किया कि इनको कोई किसी चीज़ की तकलीफ ना पड़े। फॉर्मेलिटीज़ पूरी होती तो वी आर एक्सपेक्टिंग इन सम टाइम कि ये टेक ऑफ कर जाए उसी फ्लाइट। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग आज से 16 जनवरी तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन कर रहा है। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस भी मनाया जाता है। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023 का उद्देश्य आज से 16 जनवरी तक पूरे देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम के हितधारकों को शामिल करना और भारत में उद्यमिता और नवाचार की भावना को बढ़ावा देना है। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक में उद्यमियों के लिए नॉलेज शेयरिंग सत्रों का आयोजन होगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव के समारोह के एक हिस्से के रूप में देश भर में स्टार्टअप समुदाय को शामिल करके उद्यमिता और नवाचार की भावना को बढ़ावा देने के लिए देश भर में 75 से अधिक स्थानों पर स्टार्टअप से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। DPIIT 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 के विजेताओं के लिए सम्मान समारोह का आयोजन करेगा। पिछले कुछ दिनों में भारत स्टार्टअप के लिए हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। वहीं 108 यूनिकॉर्न के साथ भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। और देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ती ठंड से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं कड़ाके की ठंड के चलते सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मौसम विभाग के अनुसार सफदरजंग में आज न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पालम में न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि कल के मुताबिक तापमान में आज मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और वहीं उत्तर भारत के बाकी राज्यों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। आज सुबह कई राज्यों में कोहरे की सफेद चादर देखने को मिली, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई। आज सुबह 5:30 बजे उपग्रह से ली गई तस्वीर में पंजाब से लेकर बिहार तक, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक घने कोहरे की परत देखी जा सकती है। वहीं पंजाब, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, जम्मू डिवीजन, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा देखा गया। आज सुबह 5:30 बजे पंजाब के भटिंडा और उत्तर प्रदेश के आगरा में शून्य दृश्यता दर्ज की गई। वहीं जम्मू डिवीजन, गंगानगर, चंडीगढ़, अंबाला, पटियाला, बरेली, लखनऊ, सुल्तानपुर, गोरखपुर और भागलपुर में दृश्यता 25 मीटर रही। इसके साथ ही हिसार, दिल्ली के पालम, बहराइच, गया, पूर्णिया और कैला शहर में विजिबिलिटी 50 मीटर दर्ज की गई। और वहीं दिल्ली, NCR समेत पूरा उत्तर भारत इन दिनों कड़ाके की ठंड के साथ घने कोहरे की दोहरी मार झेल रहा है। कई राज्यों में आज सुबह ठंड के साथ घना कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी कम होने का असर वाहनों की रफ्तार पर भी पड़ा है। घने कोहरे ने यातायात के सभी साधनों को प्रभावित किया है। घने कोहरे के कारण रेल, सड़क और हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ है। वहीं कई रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय से कई घंटे की देरी से चल रही हैं। कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार को धीमा कर दिया है। दिल्ली आने वाली तकरीबन 40 से ज्यादातर रेलगाड़ी देर से चल रही है। वहीं अगर उत्तर भारत की बात करें तो घने कोहरे की वजह से तकरीबन 200 रेलगाड़ियां अपने समय टेबल से चल रही हैं। वहीं आपको बता दें कि कई ऐसी हैं जिनको कैंसिल भी किया गया है और एक्सप्रेस ट्रेनों को यहाँ पर चलाया जा रहा है। रेलवे की प्राथमिकता यात्रियों की सुरक्षा को लेकर है। भले कोहरे की वजह से रेलवे देर से चले, लेकिन यात्री सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचे। घने कोहरे की वजह से अभी कुछ और दिन ऐसी ही स्थिति रहने वाली है। क्या है कि फॉग की वजह से ट्रेनें काफ़ी लेट चल रही हैं। जैसा कि इसका आने का टाइम है वो 5:50 है। शाम शक्ति कानपुर से दिल्ली चलती है, जो कि अभी 6:46 था, अब दिखा रहा है 7:20। फॉग की वजह से काफ़ी ट्रेन लेट होती जा रही है, जिसके कारण यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेन जो है ना वो आने वाली थी, करीब 4-4.5 घंटे लेट चल रही है हमारी ट्रेन। अभी ट्रेन जो है कल शाम जो है 9:30 बजे की थी, अभी जो है 5 बजे आने वाली है। कोहरा पड़ने की वजह से लेट हो रही है ट्रेनें। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। मकसद हो बुलंद लोकतंत्र की आवाज, जज्बा तमाशे का शोर नहीं, जनहित पर हो जोर, मुद्दा जो तय करता हो देश की दिशा, सवाल वही
जिनसे जुड़ा हो जन सरोकार। देखिए 5 की पंचायत मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लाल किले पर जय हिंद लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन करेंगे। लगभग 5 साल के अंतराल के बाद लाल किले में लाइट एंड साउंड शो नए सिरे से शुरू हो रहा है। इसमें नए अवतार में 17वीं शताब्दी से लेकर आज तक के भारत के इतिहास और वीरता की कहानी को नाटकीय रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। 1 घंटे तक चलने वाले लाइट एंड साउंड शो को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें मराठों के उदय, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय राष्ट्रीय सेना के उदय और INA के प्रयोग सहित भारत के इतिहास की झलकियों को दिखाया जाएगा। इस शो को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दिखाया जाएगा, जिसे एक बार में कुल 700 लोग देख सकते हैं। जय हिंद शो में देश को आज़ादी के 75 वर्ष की विकास गाथा को प्रोजेक्शन मैपिंग, लाइव एक्शन फिल्म, लाइट एंड साउंड और कठपुतलियों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। और वहीं आज दुनिया भर में विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। विश्व भर में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए 2006 में प्रतिवर्ष 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। विश्व में हिंदी का विकास करने और एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर इसे प्रचारित प्रसारित करने के उद्देश्य से विश्व हिंदी सम्मेलनों की शुरुआत की गई और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ था। इसलिए इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना और हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना है। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट में नितिन गडकरी ने कहा कि भारत को एकता की डोर में बांधने का काम करने वाली और देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली हिंदी भाषा को समर्पित विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्वालियर से चारधाम की यात्रा के लिए निकली एक स्लीपर बस ओडिशा के पुरी में हादसे का शिकार हो गई। बस में अचानक आग लग गई। आग की लपटों से घिरे यात्री कांच तोड़कर और इमरजेंसी गेट से बाहर निकले। अच्छी बात यह रही कि सभी यात्री सुरक्षित हैं, लेकिन बस में रखा उनका सामान जल गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट कर सभी यात्रियों का ख्याल रखने पर उनका आभार माना है। श्रीलंका मंत्रिमंडल ने नई बिजली दरों को मंजूरी दे दी है। नई दरें इस महीने से लागू होंगी और इसमें कोयले तथा बिजली उत्पादन की लागत का असर देखने को मिलेगा। श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री कंचना विजयसकेरा ने ट्वीट करके बताया है कि बिजली उद्योग के लिए सामान्य नीतिगत दिशा निर्देशों को संशोधित करने और लागत के आधार पर दर को लागू करने के लिए मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी है। श्रीलंका में पिछले वर्ष अगस्त से बिजली दरों में 75% की वृद्धि की गई। इसमें 25% और बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर कल मंत्रिमंडल में विचार किया गया। श्रीलंका पिछले 7 दशकों में सबसे खराब आर्थिक संकट से गुजर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 2 अरब डॉलर का ऋण हासिल करने के लिए देश को कुछ और कदम उठाने पड़ रहे हैं। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, जल्द लौटते हैं। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बनेंगे। जो डर जाते हैं
वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, मैंने आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नेपाल के नवनियुक्त प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड काठमांडू में संसद में आज विश्वास मत हासिल करेंगे। बता दें, भारी बहुमत से प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बावजूद प्रचंड को 30 दिन के भीतर निचले सदन से विश्वास मत प्राप्त करना होगा। नेपाल में संसद का पहला सत्र सोमवार को शुरू हो गया। विश्वास मत पर आज मतदान हो सकता है। नवनियुक्त प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड को सदन में स्पष्ट बहुमत के लिए 138 मतों की जरूरत है। उन्हें ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट यानी कि CPN, UML और नवगठित राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी RSPP समेत 7 पार्टियों का समर्थन प्राप्त है। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के सामने सरकार बनाने के लिए पेश किए गए दावे के मुताबिक 169 सांसदों का समर्थन है। विश्वास मत के बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ब्रिटेन की धरती से लॉन्च किया गया अब तक का पहला उपग्रह मिशन आज विफल हो गया। वैज्ञानिकों ने भी विसंगति की पुष्टि कर दी है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि वे लक्ष्य के करीब पहुंच गए थे, लेकिन दुर्भाग्य से अंतिम समय में यह मिशन फेल हो गया। शुरुआत में लॉन्च के बाद सही ढंग से चढ़ता हुआ दिखाई दिया। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक वर्जिन ऑर्बिट बोइंग 747 ने 70 फुट के रॉकेट को ले जाने के लिए दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड के कॉर्नवॉल में एक स्पेस पोर्ट से उड़ान भरी। करीब 1.25 घंटे के बाद रॉकेट विमान से अलग हो गया और आयरलैंड के दक्षिण में अटलांटिक महासागर के ऊपर 35,000 फीट की ऊंचाई पर योजना के अनुसार प्रज्वलित हुआ। लेकिन जब रॉकेट कक्षा में प्रवेश करने और अपने 9 उपग्रहों को छोड़ने वाला था, तभी वर्जिन ऑर्बिट की तरफ से विसंगति का सिग्नल आया। वैज्ञानिकों ने कहा कि हम जानकारी का मूल्यांकन कर रहे हैं। इंडोनेशिया में मंगलवार को 7.6 की तीव्रता का भूकंप आया। यूरोपियन मेडिटेरेनियन सिस्मोलॉजिकल सेंटर ने कहा है कि इंडोनेशिया के तनिम्बर क्षेत्र में भूकंप पृथ्वी की सतह से 97 किलोमीटर नीचे की गहराई में था। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है। इससे पहले 7.7 तीव्रता का भूकंप दिसंबर 2021 में आया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से उत्तर पश्चिमी सीरिया में अगले 6 महीने के लिए लगभग 4 मिलियन लोगों को मानवीय सहायता देने की मंजूरी दे दी है, जबकि सीरिया के सहयोगी रूस ने, जिसने पहले सीमा पार सहायता
वितरण पर प्रस्ताव को टाल दिया या वीटो कर दिया था, इस बार मतदान के दौरान प्रस्ताव का समर्थन किया है। मिस्र की स्वेज नहर जो दुनिया का सबसे व्यस्त जलमार्ग है और यूरोप और एशिया के बीच सबसे छोटा शिपिंग मार्ग है, सोमवार को एक मालवाहक जहाज फंस गया था, लेकिन अब यह जलमार्ग सामान्य रूप से काम करना शुरू कर दिया है। वहीं मिस्र की स्वेज नहर में सेवाएं कंपनी वेथ एजेंसीज ने कहा है कि एमवी ग्लोरी नामक जहाज जहां इस्माइलिया प्रांत में कांतारा शहर के पास फंस गया था, जिसे काफी मशक्कत के बाद निकाल लिया गया है। माना जा रहा है कि उत्तरी प्रांतों समेत मिस्र के कुछ हिस्सों में खराब मौसम इस घटना का कारण हो सकता है। जलमार्ग में फंसने वाला ये पहला जहाज नहीं है। इसके पहले भी पनामा का एक विशालकाय जहाज एमवी एयर गिवेन यहां मार्च 2021 में तिरछा होकर फंस गया था। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को पीठ में दर्द के बाद ऑरलैंडो फ्लोरिडा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में बोल्सोनारो को कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा के राष्ट्रपति बनने से 2 दिन पहले बोल्सोनारो ने संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की। दरअसल ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थकों ने रविवार को राजधानी में, जिससे ब्राजील में भयावह स्थिति बनी हुई है, और ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में राष्ट्रपति के सरकारी आवास और सुप्रीम कोर्ट पर पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थकों द्वारा किए गए हमले के मामले में लगभग 1500 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मीडिया की खबरों के अनुसार कल 1200 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 300 लोग 8 जनवरी को हिरासत में लिए गए थे। न्याय मंत्री फ्लेवियो डिनो ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों को लाने वाली 40 बसों को जब्त कर लिया गया है। कल सुबह ब्राजील में बोल्सोनारो के समर्थकों के जमावड़े को तितर-बितर करने के लिए बड़ी संख्या में सशस्त्र बलों को लगाया गया था। राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा के शपथ लेने के 1 सप्ताह बाद ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है। वहीं राष्ट्रपति ने इसे आतंकी गतिविधि बताते हुए आलोचना की और कहा कि दोषियों को दंडित किया जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। मकसद हो बुलंद लोकतंत्र की आवाज, जज्बा तमाशे का शोर नहीं, जनहित पर हो जोर, मुद्दा जो तय करता हो देश की दिशा, सवाल वही जिनसे जुड़ा हो जन सरोकार। देखिए 5 की पंचायत मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।
आप एक सफल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं? क्या आप भी दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं? मैं आपको समझाऊंगा बिजनेस की सबसे ज्यादा जरूरी स्ट्रैटेजीज। एक ऐसा टीवी शो जहां आप मिलते हैं उन स्टार्टअप फाउंडर से जिन्हें सम्मानित किया गया है नेशनल स्टार्टअप अवार्ड से। मिलिए मुझसे स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। देखिए स्टार्टअप चैंपियंस 2.0 केवल डीडी नेटवर्क पर। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती है हौसला, बढ़ाती है आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियां। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज आज से गुवाहाटी में हो रहा है। रोहित शर्मा की कप्तानी में यह सीरीज हो रही है, जिसमें जसप्रीत बुमराह चोट के कारण बाहर है। वैसे टी20 सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया के हौसले बुलंद हैं, तो वहीं दूसरी ओर श्रीलंका की टीम टी20 की हार को भुलाकर वनडे में नए सिरे से अपनी चुनौती पेश करना चाहेगी। देखिए रिपोर्ट। श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज पर धमाकेदार अंदाज में कब्जा जमाने के बाद अब मैन इन ब्लू इस साल की अपनी पहली वनडे सीरीज के लिए कमर कस चुके हैं। सामने एक बार फिर श्रीलंका है और इरादा यहां भी अपनी बादशाहत को साबित करना है। क्योंकि इस साल वनडे विश्व कप भी है, लिहाजा खिलाड़ियों की फिटनेस और उनके प्रदर्शन दोनों पर ही इस सीरीज में चयनकर्ताओं की नजर बेहद करीब से होगी। मुकाबला गुवाहाटी में खेला जाएगा, जहां की पिच बल्लेबाजों के लिए रनों का अंबार सामने रखती है। वैसे इस सीरीज से रोहित, राहुल और विराट की तिकड़ी वापस दिखेगी। श्रीलंका की बात करें तो टीम 1997 के बाद से भारत के खिलाफ कोई वनडे सीरीज नहीं जीत सकी है और टी20 में जिस तरह का इस टीम का प्रदर्शन रहा है, उससे इतना तो साफ है कि इस टीम के लिए इस बार भी वनडे सीरीज जीतने की चुनौती काफी बड़ी है। दासुन शनाका की इस टीम की सबसे बड़ी कमजोरी कंसिस्टेंसी की है, जिसके चलते टीम कई अहम मौकों पर पीछे रह जाती है। वैसे रिकॉर्ड के आईने में देखें तो भारत का पलड़ा काफी भारी दिखता है। दोनों टीमों के बीच भारतीय सरजमी पर 51 मुकाबले खेले गए हैं। इसमें से 36 में भारतीय टीम को जीत मिली है, जबकि 12 मुकाबले श्रीलंका ने जीते हैं और 3 मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला है। लेकिन अगर दोनों टीमों के बीच कुल मुकाबलों की बात कर ली जाए तो अब तक 162 बार वनडे में दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने हुई हैं। जहां टीम इंडिया ने 93 मैचों में जीत हासिल की है, वहीं श्रीलंका 57 मुकाबले जीतने में कामयाब रही है। एक मैच टाई रहा है और 11 मैचों का कोई नतीजा नहीं निकल सका। दोनों टीमों के बीच आखिरी वनडे सीरीज 2021 में खेली गई थी, जिसे टीम इंडिया ने 2-1 से जीता था। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसी सीरीज रहने वाली है जहां दोनों के ही जहन में कहीं ना कहीं विश्व कप की तैयारी रहेगी और तैयारी का यही रूप इस सीरीज को रोमांच से भर देगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और वहीं वेल्स के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी गैरेथ बेल ने सोमवार को संन्यास का ऐलान किया। महज 33 साल की उम्र में उन्होंने क्लब और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास का ऐलान किया। बेल वेल्स के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने अपने देश के लिए रिकॉर्ड मैच खेले और गोल करने के मामले में भी कई रिकॉर्ड बनाए। गैरेथ बेल ने वेल्स को 2 यूरोपीय चैंपियनशिप जिताई। गौरतलब है कि उन्होंने 29 नवंबर को इंग्लैंड के साथ वेल्स के विश्व कप ग्रुप स्टेज मैच के दौरान अपना आखिरी मुकाबला खेला था। और वहीं फ्रांस के गोलकीपर व कप्तान ह्यूगो लोरिस ने 36 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। उनकी कप्तानी में ही कतर विश्व कप में फ्रांस ने फाइनल तक का सफर तय किया था, जहां उन्हें अर्जेंटीना द्वारा पेनल्टी शूटआउट में हार का मुंह देखना पड़ा था। गौरतलब है कि लोरिस ने 4 साल पहले अपने देश की कप्तानी की कमान संभाली थी।
भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु चोट ठीक होने के बाद 5 महीने के बाद फिर से मैदान पर उतर रही हैं। उनके लिए आज से शुरू हो रही मलेशिया ओपन चैंपियनशिप में चुनौती आसान नहीं होगी। 2 बार ओलंपिक पदक जीत चुकी सिंधु टखने की चोट से फिट होने के बाद लौट रही हैं। उनका पहला मैच पूर्व विश्व चैंपियन स्पेन की कैरोलिना मारिन के साथ होगा। और श्रद्धा हत्या मामले में मुख्य आरोपी की न्यायिक हिरासत को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आफ्ताब पूनावाला की न्यायिक हिरासत अगले 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। वहीं आफ्ताब पूनावाला ने पढ़ाई के लिए कानून की कुछ किताबों की मांग की है। कोर्ट ने अधिकारियों को आफ्ताब को गर्म कपड़े मुहैया कराने का भी निर्देश दिया है। भारत में जेनरिक दवाओं को लेकर केंद्र सरकार ने काफी अभियान चलाए हैं और इसी का नतीजा है कि देश में बड़े पैमाने पर जेनरिक दवाओं की मांग काफी ज्यादा हो गई है। लेकिन अब भारतीय जेनरिक दवाओं की मांग देश के बाहर भी होने लगी है। इन दिनों चीन कोरोना के बुरे दौर से गुजर रहा है और इस बीच चीन में भारतीय जेनरिक दवाओं की मांग में तेजी आई है। चीन बुरी तरह कोरोना से प्रभावित है। चीन में दवाओं की भारी मांग के बीच इन दिनों भारत की जेनरिक दवाओं की मांग बढ़ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और दूसरे माध्यमों से भारतीय जेनरिक दवाओं की मांग बढ़ गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भारत में बनाई जा रही कम से कम 4 जेनरिक कोरोना दवाएं प्रीमोविर, पैक्सिस्टा, मोलनुनाट और मोलनाट्रिस को हाल के हफ्तों में बिक्री के लिए सूचीबद्ध किया गया है, जिनकी काफी तेजी से चीन में मांग बढ़ी है। चीनी मीडिया के मुताबिक प्रीमोविर और पैक्सिस्टा पैक्सलोविड के दोनों जेनरिक संस्करण हैं, जबकि 2 अन्य मोलनुपिराविर के जेनरिक संस्करण हैं। कुछ देशों से ऐसी सूचना मिल रही है ट्रेड चैनल्स के थ्रू कि वहाँ कोविड मैनेजमेंट के लिए जो दवाइयाँ यूज होती है, जैसे कि मोलनुपिराविर है, पैरासिटामोल है, इन प्रकार की दवाइयों की रिक्वायरमेंट कुछ बढ़ी है। ऐसे भी समाचार आ रहे हैं कि इन देशों के जो ट्रेड एलिमेंट्स हैं वो इन दवाइयों को भारत में ओपन मार्केट से ले रहे हैं या लेने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। मेरा एक सुझाव है, एक विनती है कि ऐसा न करके अगर वे भारत सरकार के द्वारा आईडीएमए को अप्रोच करें तो आईडीएमए उनको यही दवाइयाँ रिलायबल और जेन्युइन मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली उपलब्ध कराने में मदद करेगी। मैं ये भी आश्वासित करना चाहता हूं कि भारत का जो औषध उद्योग है वो न केवल भारत के लिए लेकिन ग्लोबल सप्लाई चेन में इन दवाइयों को उपलब्ध करने के लिए सक्षम है। बीजिंग मेमोरियल फार्मास्यूटिकल्स के प्रमुख हे शियाओबिंग ने बताया कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां हम गारंटी के साथ चिकित्सकीय, विश्वसनीय और सस्ती कोविड दवाएं प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन नकली दवाओं का उत्पादन करने वाले अवैध समूहों को रोकना होगा। इससे मरीजों का इलाज बुरी तरह प्रभावित होगा। वहीं चीनी विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि इन दवाओं के नकली संस्करण बाजार में काफी तेजी से बेचे जा रहे हैं। कोरोना के चलते दवा की बिक्री काफी तेजी से बढ़ी है। 1 अरब 40 करोड़ लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए चीन की स्वास्थ्य प्रणाली की सांस फूल रही है। यहाँ होने वाली मौतों की संख्या पर दुनिया भर में विवाद है और सभी देश इसे वास्तविक संख्या से बेहद कम मानते हैं। भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। भारत की फार्मा इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी फार्मा इंडस्ट्री है। वर्तमान में भारत ने 50,000 करोड़ की जेनरिक मेडिसिन निर्यात किया है। भारत दुनिया के 200 देशों को जेनरिक दवाएं निर्यात करता है, जिसमें अमेरिका, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। भारत अकेले अमेरिका में $23 बिलियन का जेनरिक दवाएं निर्यात करता है। अमेरिका के हर 10 में से 4 दवाएं भारत की होती हैं। भारत की जेनरिक दवाएं न केवल सस्ती हैं बल्कि गुणवत्ता वाली भी हैं। यही वजह है कि दुनिया भर में इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। केजे येसुदास देश के मशहूर गायक और संगीतकारों में से एक है। आज वो अपना 83वां जन्मदिन मना रहे हैं। केजे येसुदास ने कई फिल्मों में अपने संगीत का जादू बिखेरा है। जाने से पहले आपको छोड़ चलते हैं उनके सदाबहार गीतों के साथ, तो हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार और आप इन गीतों का आनंद लीजिए। सजनी आए न बालम, खोज रही है पिया परदेसी अखियाँ, आए न बालम।
तो जिंदगी हो जाए सफल जो मेरे सुर में। ओ गोरिया रे, ओ गोरिया रे, तेरे आने से सज गई हमरी ये टूटी फूटी नाव। ओ तेरे आने से सज गई हमरी ये टूटी फूटी नाव। ओ गोरिया रे, गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जो आधा आधा जवां रे। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू